वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन में, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक इनिशिएटिव है। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और उन प्रश्नों की कड़ी में आज ये 26वां दिन है। चलिए आगे चलते हैं और आपको बता दें कि यदि कोई कोर्स आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ के साथ ये नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। विकल्प को देखिए नीचे। विकल्प है कि पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए और पाठ्यचर्या का हस्तांतरण करना चाहिए या क्रियान्वयन करना चाहिए। चौथे विकल्प को देखिए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है ए, पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, जो क्या करना चाहिए यहाँ पे आप विकल्प को देखें तो कंस्ट्रक्ट करिकुलम, अर्थात कि एक अध्यापक को चाहिए कि वो पाठ्यचर्या का निर्माण करे और निर्माण में बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं और योग्यताओं और मनोवृत्तियों आदि का ध्यान में रखे, तभी पाठ्यचर्या का निर्माण करे। दूसरा प्रश्न है कि कक्षा की पहली व दूसरी, यहाँ पे देखिएगा, कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो ऐसा क्यों है? विकल्पों को देखिए। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है या कठिन उनके लिए है। दूसरा है कि पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया जाता है। और तीसरा विकल्प है कि ऐसे शिक्षकों और विद्यार्थियों का बोझ कम करने के लिए किया जाता है कि भाई उनको पर्यावरण नहीं पढ़ाते। चौथा विकल्प है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तकों से परे जाने पर जोर देती है। नहीं, देखिए इसका जो सही विकल्प है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि पर्यावरण जो घटक है वो भाषा और गणित के साथ बहुत घनिष्ठता से संबंध रखते हैं। लैंग्वेज चाहिए और इसमें कुछ भाषा ऐसी आती है जिसको छोटे बच्चों को समझा पाना थोड़ा सा कठिन होता है, प्लस कुछ गणितीय संकलनाएं होती हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा समझना होता है, गणित के साथ कनेक्टेड है। तो इस कारण से यहाँ पे आप देखेंगे कि विकल्प बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, यानी कि एनिमल्स के बारे में बताने के लिए वो नाटक का उपयोग करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए बच्चों के साथ? पहला ये है कि बच्चे पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, कि उनको पहले से आप सेलेक्ट कर लीजिए एक नाटक, उसके बाद जो है उसमें काम करें। दूसरा है कि स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, ठीक है, बच्चे ये कर पाएंगे। तीसरा है कि विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। और डी है कि पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें। देखिए इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूँ, सी है। क्यों सही है? पहली चीज तो विद्यार्थियों को नाटक लिखने और अभिनय, नाटक लिखने का मतलब जंतुओं के बारे में, कक्षा 5 के बच्चे हैं तो जंतुओं के बारे में, शेर गाय भैंस के बारे में कुछ लिखिए, क्या करते हैं कैसे करते हैं, फिर उस पर अभिनय करके बताएं। तो वो उसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, उनके बारे में जब लिखेंगे तो चीज़ों को पता करेंगे, खोजेंगे, तो उससे उनका नॉलेज भी बढ़ेगा और एक्टिव लर्नर होंगे बच्चे, और एक्टिव लर्निंग के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ें तो प्रश्न नंबर 4 है कि जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थी से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा उस चित्र में, और उसने इस रंग को क्यों चुना, ये पूछने पर जवाब क्या देता है कि घर के पास उसके एक तालाब है और उसका रंग हरा है, और क्योंकि पानी आकाश से आता है इसलिए आकाश का रंग हरा होगा। अर्थात बच्चा सोचता है कि तालाब का पानी हरा है और पानी जो आता है ऊपर से गिरता है वो आकाश से आता है, तो यानी कि हरा रंग उसमें तालाब में आकाश से आया। तो अब शिवांगी को क्या बताना होगा? उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए कि बहुत क्रिएटिव आंसर दिया, ठीक है, बहुत क्रिएटिव उत्तर दिया उसने, या फिर उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, या उसे बताना चाहिए कि विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए उसको, और उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला विकल्प सही होता है, नीला, या फिर ये विकल्प सही होगा, दो ही हो सकते हैं। देखिए नीला तो क्यों दिखता है, क्योंकि जो आप देखते हैं प्रकीर्णन की क्रिया होती है उसके कारण दिखता है, तो उसमें जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो सी वाला है कि बच्चों को अवलोकन कराना चाहिए, ऐसी व्यवस्था कराना चाहिए ताकि आकाश को देखें और समझें और उनके डाउट क्लियर हों। अगला प्रश्न है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है।
विकल्पों को हम लोग देखते हैं। विकल्प है कि अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, बी है कि अधिगम का आकलन, सी है कि आकलन के साथ अधिगम, या फिर डी है कि अधिगम के बारे में आकलन। इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊं, इसमें डी वाला एलिमिनेट कर दें तो आप ए और बी भी नहीं होगा, इसमें ए और सी ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के बारे में आकलन। अधिगम मतलब लर्निंग के लिए जब आकलन किया जाता है असेसमेंट, तो आकलन भी एक अधिगम का कार्य है और उसके दौरान भी आकलन होता है, यानी कि लर्निंग के लिए आकलन और लर्निंग का आकलन। ठीक है, लर्निंग के बारे में आकलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? इसका ए सही होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? सहपाठी आकलन, स्वयं का आकलन, अवलोकन या दृष्टांत अभिलेख। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसको शायद पहले बताया गया है कि नहीं बताया गया है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे जो बात हो रही है क्रिएटिव आकलन की बात हो रही है, क्रिएटिव असेसमेंट की बात हो रही है। तो विकल्पों में इसमें जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो है दृष्टांत अभिलेख। ठीक है, दृष्टांत अभिलेख से क्या है कि इसमें चीजें दर्ज होती हैं और वर्णन और आख्यान होता है ना, तो यहाँ पे अवलोकन को जो है अभिलिखित करने के लिए काफी बढ़िया साक्ष्य माना जाता है आकलन के लिए। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं। जोड़ों का मतलब जॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे पेयर से मतलब है ना। और जैसे बताते हैं क्या, लंबा हो गया, बौना हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, खुरदुरा हो गया अथवा चिकना हो गया। तो ऐसा बताने वाले कौन थे? विकल्पों को देखिए, इसके पहले मैंने चर्चा भी इसकी किया था इन साइंटिस्ट की। झील हो गए, प्रश्न बदल गया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन है, बी है कि ग्रेगर मेंडल है, सी है कि चार्ल्स मेस्ट्रल है और डी है कि एमएस स्वामीनाथन है। तो इसका उत्तर बहुत से लोग जान भी रहे होंगे, ये इतना साइंस आप लोग ने पढ़ा होगा तो इसको जरूर जानते होंगे। इसका बी विकल्प सही है, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल के बारे में बताएं अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में, तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था और इन्होंने मटर के पौधे, जिसका वैज्ञानिक नाम जानते हैं आप लोग क्या है? पाइसम स्टाइपम, ठीक है, के साथ क्या है, प्रयोग किया और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि भाई पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ों में पेड़ पाए थे। जैसे क्या, लंबा अथवा बौना, ठीक है, लंबा होगा या बौना होगा, पीला होगा अथवा हरा होगा, खुरदरा होगा अथवा चिकना होगा। ये सारे लक्षण इन्होंने बताया। अच्छा, जो अन्य वैज्ञानिक दिए हैं इनके बारे में क्या आप जानते हैं? चार्ल्स डार्विन के बारे में देखा जाए तो विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और जॉर्ज मेस्ट्रल के बारे में अगर हम बात करें तो ये इन्होंने क्या किया था कि जो हुक और लूप का आविष्कार किया था। और एस.एस. स्वामीनाथन के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में इन्हें ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो प्रश्न नंबर 8 है कि उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। बहुत सिंपल सा है, झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं झील हो गया, तालाब हो गया, नदी, झरना, ये सब क्या है? ये जल के स्रोत है। पर्वत थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एकदम प्रथम दृष्टया इसका उत्तर एक बार क्लियर दिखता है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चले तो निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? सेम प्रश्न है, विकल्प को देखिए, जहाज, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर इसको छांटना चाहें प्रश्न नंबर 9 को, तो आप देखेंगे कि बस, तांगा, साइकिल ये कहाँ चलते हैं? ये रोड पे चलते हैं। जहाज चलता है पानी में। ठीक, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चले। प्रश्न नंबर 10 है कि कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार क्या कहते हैं? वो वाला नहीं मिलेगा जो आपको कुदाल वगैरह कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इलिगे है, खूंटी है, कुरिगे है और खुरपी है। तो खुरपी तो आप जान रहे हैं, लेकिन खुरपी का अपना जितने भी हथियार हैं, औजार हैं, उनके उपयोग अलग अलग हैं। इसका जो सही उत्तर है मैं आपको बताऊं तो खूंटी है, उसको खूंटी बोलते हैं। विकल्प यहाँ पे सी लिखा है लेकिन बी होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये सीक्वेंस बिगड़ गया, ये वाला विकल्प सही है, खूंटी। खूंटी, इसको आप देखेंगे कि ये कर्नाटक में इससे कुदाल की भांति मिट्टी को खोदा जाता है और अन्य काम किया जाता है। खुरपी आप लोग जानते हैं कि खरपतवार, घास वो थोड़ा छीलने के लिए ऐसा इस तरह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक ए है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है।
बी है कि एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। सी है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और डी वाला विकल्प है, इसमें ई विकल्प भी दिया गया है। डी में है कि अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं मतलब। और ई वाला विकल्प है कि मक्खियां शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। अब इसमें से बताना है कि कौन कौन से कथन जो है आपके सही होंगे ना। इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें पहले वाले विकल्प को हम देखें, ए जो ये बोलता है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बात सही है, अंडे देने का काम, और एक छत्ते की प्रमुख मक्खी होती है उसको हम जो है रानी मक्खी बोलते हैं। दूसरा विकल्प है कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये बात भी सही है, कुछ नर मक्खियों की संख्या यहाँ पे मतलब कम होती है। अगला विकल्प है कि नर मक्खियां छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, नहीं, नर मक्खियां नहीं, मादा मक्खियां महत्वपूर्ण होती है, खासकर रानी मक्खी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और डी वाला विकल्प है आपका है यहाँ पे कि छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां ही होती हैं, ठीक है, वो मक्खियां काम ही करती हैं। और ई वाला शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। मक्खियां शहद के लिए, फूलों का नहीं, शहद के लिए नहीं, शहद तो हम ही उपयोग करते हैं, शहद तो हम बनाते हैं, मधुमक्खियां उसके लिए नहीं उपयोग करती, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो इसका जो विकल्प होगा आपका ये बी वाला सही होगा, ए बी डी, ठीक है। मधुमक्खियों के बारे में हमने देखा कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, कुछ नर मक्खियां होती हैं, अधिकांश मक्खियां जो है क्या करती हैं, काम करती हैं, और नर मक्खी जो है छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चले। प्रश्न नंबर 12 है कि हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिसके समुद्र अरब सागर पर है। इस तरह के प्रश्न प्रायः आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इन सारी चीजों को क्लियर करके आप जाइएगा पेपर में। यहाँ पे है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। देखिए अब अगर मैप आपने देखा है तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आप देखेंगे कि अरब सागर की बात हो रही है तो ये अपने आप यहाँ से आप देखेंगे जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब अपने आप आपके छटते चले जाएंगे। इसमें जो सही उत्तर है आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है, ठीक है। अब यहाँ पे बताएं कि अरब सागर जैसे जो भारत के अलावा कुछ और देश भी इसको टच करते हैं, उसमें प्रमुख नाम है आपका ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यमन और सऊदी अरब अमीरात। लेकिन अगर भारतीय राज्यों की बात करें तो एक तरफ ऊपर से देखिए गुजरात आ जाएगा, गुजरात के बाद आप महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कुछ ही राज्य हैं, 5 राज्य हैं, तो पांचों का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे देश के किस राज्य में अथवा किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि को सारे ग्रामवासियों में साझा बांटा जाता है, यानी कि किसी परिवार की खेती नहीं होती अलग से। विकल्प है कि लद्दाख, पुदुचेरी, मिजोरम और छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिजोरम, क्योंकि मिजोरम में जो जमीन होती है वो सबकी, किसी व्यक्ति की नहीं होती, पूरे गांव की मानी जाती है। और साथ के साथ वहां पे लॉटरी सिस्टम के माध्यम से बारी बारी सबको मौका मिलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि झारखंड की मुख्य फसल है, गेहूं है, क्या मक्का है, मूंगफली है, अथवा या चावल जो है वहां की झारखंड की प्रमुख फसल है। तो इसका विकल्प डी ही सही होगा, यानी कि चावल ही झारखंड की प्रमुख फसल है। देखिए जितना आप पूरब में जाते जाएंगे चावल की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, बिहार में, और उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ चावल की फसल बढ़िया होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हालांकि चावल नहीं, चावल के साथ यहाँ गेहूं और मक्का भी अच्छी मात्रा में पैदा होता है, लेकिन वरीयता यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर चावल होता है, खरीफ और रबी की फसलें भी यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। लेकिन इस तरह में आप देखेंगे तो चावल को प्रधानता दीजिए, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा उत्पादित होती है उसी को वरीयता दी जाती है। और गेहूं और मक्का भी होता है हालांकि यहाँ पे, ठीक है। गेहूं में आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको यूपी और पंजाब का ही जो उत्पादन है वो काफ़ी आगे मिलेगा आपको। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चले तो केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके क्या कारण है। विकल्प को देखिए। पहला विकल्प है आपका कि केचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली नरम बना देते हैं। दूसरा है कि केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा, हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। सी है कि केचुए खरपतवार को खाते हैं और मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। डी है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो विकल्प को देखिए, यहाँ पे विकल्प इसमें पूछ रहा है ए सही है, बी सही है, इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे गलत वाले को छांट लेते हैं। गलत वाला है केचुए खरपतवार को खाते हैं और मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, नहीं,
खरपतवार को खाने का काम नहीं करते। तो सी अपने आप हटा दीजिएगा इसमें से, जहां जहां सी है इसमें सी है। अब आपका अंतिम विकल्प डी ही बचता है, तो डी यहाँ पे सही हो जाता है। प्रश्न इस तरह से थोड़ा गलत को अगर आप छांट पाएं तो अपने आप जो है सही उत्तर निकलने में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चले तो मधुबनी चित्रकला से संबंधित है। तो प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसर पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला या चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत का एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, जिले का नाम ही मधुबनी है। और जो राज्य है वो देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल अथवा बिहार। तो आप सभी को पता है कि मधुबनी बिहार की बहुत ही फेमस कलाकृति है। त्योहार और खुशियों के मौके पर आंगन और घर की दीवारों पर बनाया जाता है। चावल के रंग वगैरह मिलाकर इसके बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, प्राकृतिक चीज़ें जिसमें हल्दी, नीम, फूल, पेड़ों के रंग आदि मिलाए जाते हैं, हिसाब से रंग बनता है। और इसमें चित्र जानवरों के, इंसान के, पेड़ के, फूल, पक्षी, मछलियाँ, इस तरह से कई जीव जंतुओं के जो है इसमें चित्र, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलें तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प देखते हैं। महाराष्ट्र के लोग को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, ठीक है। अब बी है कि जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। सी है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। और इसमें से पूछ रहा है कि भैया कौन सा सही है। 3 विकल्प ही दिए रखे हैं, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से सही है। विकल्पों को ध्यान से देखें तो केवल बी सही है, सी सही है, ए बी सही है, या फिर इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम बात करें कि सहजन के फूलों के पकौड़े ये महाराष्ट्र में बनते हैं, ये बात सही है। अब पसंद नापसंद की बात अगर करें तो ये फूड हैबिट होती है। जैसे वड़ा पाव है, अगर आप जाएं तो शायद आपको कुछ दिन अच्छा ना लगे, लेकिन महाराष्ट्र के लोग बड़े चाव से खाते हैं उसको, ठीक है। वही दिल्ली में छोले भटूरे वगैरह का हाल है। लेकिन अब ये कहें तो ये ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर आप देखें बी वाला बोलता है कि जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, तो ये बात यहाँ पे सही नहीं होती ना। और क्योंकि आप देखेंगे तो केले के फूलों की जो सब्जी पसंद है वो केरल के लोगों को पसंद है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और सी वाला भी सही है कि यहाँ पे जो है कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प आपका सही होगा ये कौन सा, आपका बी वाला अगर गलत होगा तो यहाँ पे डी वाला आपका विकल्प ये सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी उत्तर दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि यह उत्तराखंड का एक स्थान है जहाँ तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाग मतलब बाघ अरण्य के है, मतलब बाघ का संरक्षक क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है। और इस जगह की पहचान कीजिए जिसके बारे में आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। विकल्प है कि बुक्सा टाइगर पार्क या पार्क, दुधवा पार्क, कार्बेट पार्क अथवा वाल्मीकि पार्क। तो ये जिसकी बात कर रहे हैं वो है कार्बेट पार्क, ठीक है, उत्तराखंड में है। अगर हम बताएं, आपको बता दें कि कौन सा पार्क कहाँ पाया जाता है, जो इसमें दिए हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। जैसे बुक्सा पार्क है तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। दुधवा पार्क की अगर हम बात करें तो ये यूपी में लखीमपुर पीलीभीत जिले में है, ठीक है। कॉर्बेट पार्क की बात तो हमने कर ही ली। और वाल्मीकि पार्क आपका कहाँ पे मिलता है, तो ये बिहार में है। और ये सब कहाँ है, बाघ संरक्षण क्षेत्र हैं, जितने भी दिए गए हैं सारे के सारे आपके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास को महत्व देता है या सतत विकास के महत्व को दर्शाता है। विकल्पों को देखें। पहला विकल्प है कि समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकार एवं मर्यादा के समान विषयों पर समालोचना करना। बी है कि तकनीक और गुणात्मक कौशल का विकास करना। सी है कि बच्चों का अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। डी है कि डिजाइन तथा संरचना के कौशल पर बल देना। तो इसका विकल्प बहुत शांति सा, सरल सा है, शांति सा नहीं है। ये देखिए ए वाला कि समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकार एवं मर्यादाओं के सम्मान के विषयों में समालोचना करना, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तकनीकी और अन्वेषण की बात नहीं है। इस तरह के विकल्पों को थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होगा, नहीं तो परीक्षा में गलत होने की संभावनाएं थोड़ा सा रहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है, क्योंकि ईवीएस एक एकीकृत स्वरूप है, अनुशासकीय स्वरूप है, इसका एकल विषय से संबंधित है, या इसका जो विषय पर आधारित स्वरूप है।
देखिए, एनवायरनमेंट की अगर आप बात करें पर्यावरण की, तो वो एकीकृत रूप है, पर्यावरण सभी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस कारण से इसका जो पहला विकल्प होगा वही जो है सरल होगा और सही भी है, क्योंकि ईवीएस का स्वरूप ही एकीकृत है। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन शिक्षण एक इसमें ऐसी विधि है जो विषयों के बीच के अवरोधों को तोड़ने का प्रयास करती है, ताकि विद्यार्थियों के लिए अधिगम यानी लर्निंग अधिक उपयोगी हो। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि यानी कि क्या कारण है? क्या अनुभवों द्वारा सीखने की पर केंद्रित है? कारण ये है कि मतलब अनुभव के द्वारा सीखने मतलब सीखा जाए, इसलिए बाल केंद्रित है। बी है कि ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण। सी है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में इच्छित बदलाव। और डी है कि विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, हमने जब भी ईवीएस के प्रश्न को सॉल्व किया है बच्चों के संबंध में, तो हमने बताया कि अगर बाल केंद्रित होगी तो बच्चे अनुभव से सीखेंगे और एक्टिव लर्नर होंगे, ठीक है। और अनुभव को ही हमेशा सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे आप भी, जब भी आपसे इस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है। जहाँ पे अनुभव है वही आपको वरीयता देना होगा। तो इसका प्रश्न नंबर ए सही है और होता भी है यही। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चले तो निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्य चर्चा का उप थीम है? खाद्य, जल, आश्रय और संबंध। अब यहाँ पे देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो संबंध होगा, लेकिन यहाँ पे अगर जो 6 थीम हमने बात की थी, जो प्रमुख थीम है वो उसके बारे में, जैसे उसमें है परिवार मित्र, ठीक है, इसके परिवार मित्र के 4 उप थीम है। बाकी परिवार हो गया, मित्र हो गया, आपसी संबंध हो गया, काम और खेल हो गया, जानवर और पौधे, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका संबंध होगा। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चले तो निम्नलिखित में से कौन से सीखने के लिए सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? मूर्त से अमूर्त, अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से सामान्य, अज्ञात से ज्ञात। देखिए, मूर्त चीजें जो होती हैं पहले बच्चों को वही समझ में आती है, उसके बाद वो अमूर्त पे चर्चा कर पाते हैं, सोच पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से क्रियाकलाप यानी कि क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? ठीक है, इस थीम पर जो है प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा उपयुक्त होगा इस थीम के लिए? किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूलित परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, और डी है कि कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो भाई डी वाला तो आपको समझ में आ रहा है कि अपने आप ही गलत हो रहा है। तो डी अगर आप छाड़ दें यहाँ से, देखिए तो आपके पास 2 विकल्प बचते हैं, ए बी सी। तो मतलब अब यहाँ पे कौन सा सही होगा? अंतिम में डी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि केवल मात्र आपका विकल्प ए ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। विकल्प को देखिए, आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त होती है अथवा वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, इसके संबंध में बच्चों को समझाना। सी वाला विकल्प है कि वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, और डी है कि वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। अब इस प्रश्न में अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि यहाँ पे जो विकल्प है थोड़ा सा बारीकी से देखने लायक है, नहीं तो आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन मैंने बताया कि सबसे पहले अपना काम होता है कि हम अगर गलत को छांट लें तो हम सही उत्तर अपने आप आसानी से निकाल लेंगे। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की किताब है और अध्ययन जो मेंडल को बताया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब इसमें आप देखें इस प्रश्न में तो पहला विकल्प है कि आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। ये सही हो सकता है, लेकिन कक्षा 5 में एनवायरनमेंट में अगर ये पढ़ाया जाए तो फिर बच्चे समझेंगे कैसे? तो आनुवांशिकता के सिद्धांत को नहीं बताना है, किसी और के लिए होता तो सही हो जाता ये। यहाँ पे व्यक्तिगत पहचान हमारी कैसे आती है, हमारा परिवार से हमारे गुण कैसे मिलते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को बताना है। उसके बाद विद्यार्थियों को केंद्रित करना है, ठीक है, प्रक्रिया से जोड़ना है, और सतत परिश्रम और विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना है। आप इसमें ए छाट देंगे तो आपका विकल्प सही हो जाएगा, इसमें बी वाला विकल्प सही है आपका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।